आदाब नाजरीन, गुफ्तगू में एक बार फिर आप सभी का मैं कशफी शमाइल दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ टीवी और फिल्म इंडस्ट्री का जो सितारा इस बज़्म में रौनक बख्शने के लिए मौजूद है, वो सितारा आज से नहीं बल्कि 28 सालों से टीवी की दुनिया में जगमगा रहा है। अपनी दमदार आवाज़, बेमिसाल अदाकारी और पुरकशिश शख्सियत से हर उम्र के लोगों के दिलों पर राज करता आया है। जी हाँ, कौन भूल सकता है टीपू सुल्तान के जांबाज हैदर अली को, या फिर चंद्रकांता के नौजवान कुंवर वीरेंद्र विक्रम सिंह को, या फिर ग्रेट मराठा के महजी शिंदे को। हर रोल, हर कैरेक्टर में इतने रम जाते हैं वो जैसे कि वो उनके लिए ही बनाया गया हो। इससे पहले के प्रोग्राम का मैं आगाज़ करूं, मैं शेर के साथ उनका इस्तकबाल करती हूं कि शख्सियत का ये तवाज़ुन तेरा हिस्सा है फ़ज़ा, शख्सियत का ये तवाज़ुन तेरा हिस्सा है फ़ज़ा, जितनी ताज़ा है तबीयत उतना ही तीखा हुनर। हमारे साथ हैं गुफ्तगू के मेहमान, टीवी की दुनिया की आन बान शान शहबाज खान। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका दिली इस्तकबाल है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया, आपने तो बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर दी। इस तारीफ़ के लायक तो मैं इतना हूँ नहीं। 21 साल की उम्र में आपने अपने करियर का आगाज़ किया था। वो जो रोल आपने किया था हैदर अली का, बहुत मैच्योर रोल था, बहुत सीरियस रोल था। कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा 21 साल की उम्र, एक 70 साल के राजा का, बादशाह का रोल नहीं, दरअसल उसमें डायरेक्टली 70 साल का नहीं था, धीरे 67। वो शुरुआत होती है 16-17 साल की उम्र से। पहले बचपन बताया था हैदर अली का, फिर 16-17 साल की उम्र से मैंने टेक ओवर किया था। अब 16 से लेकर 70 साल तक ग्रेजुअली वो रोल डेवलप होता गया। कितना मुश्किल था? मुश्किल तो था ही। उस वक्त तो मुझे एक्टिंग का ABC भी नहीं आता था, सिर्फ शौक़ था। लेकिन बस ये जज्बा था कि करना है, और स्क्रिप्ट बहुत अच्छी थी, मेकर्स बहुत अच्छे थे, और जिस तरह से माउंट किया गया था वो शो, वो एक मिसाल है। और मुश्किलात काफ़ी पेश आई, लेकिन बहुत मेहनत की। उर्दू ज़बान ने बड़ा साथ दिया, क्योंकि उर्दू हमारी वालदा की वजह से उर्दू में हमेशा वो उनसे बातचीत वगैरह होती थी। और उसके डायलॉग्स, बड़े बड़े राइटर्स थे, MG हशमत, कौशल भारती, जिन्होंने धर्मात्मा लिखी और ये बड़ी बड़ी फिल्में लिखी, और नवा लखनवी, ऐसे राइटर्स का साथ था। बड़ी अच्छी टीम थी। अकबर खां साहब का डायरेक्शन था बहुत अच्छा, फिर संजय खां साहब ने टेक ओवर किया, उनका डायरेक्शन था। तो कुल मिला के एक बेमिसाल चीज़ बन गई, और मेरे लिए एक बहुत अच्छा ब्रेक साबित हुआ। टीपू सुल्तान के बाद चंद्रकांता आया। चंद्रकांता में आपने एक शहजादे का रोल किया, जो हमने बचपन में कहानियों में सुना कि सफ़ेद घोड़े पर राजकुमार आता है, फिर अपनी राजकुमारी को इतनी सारी मुश्किलात से निकाल के ले जाते हैं। कई सारे बहुत सारे बुरे भी लोग होते हैं जो उसके पीछे पड़ते हैं, लेकिन आपने सारे वो जंग वंग लड़ते लड़ते आप अपनी राजकुमारी को वहाँ से लेके जाते हैं। तो ये सब हमने कहानियों में पढ़ा था, लेकिन आपने उसको जिया। कैसा लगता है कि सफ़ेद घोड़े पर राजकुमार बन करके? वो चंद्रकांता एक रोमांटिक, मैं उस वक्त जब मैं टीपू सुल्तान बन गया, हैदर अली का रोल मैंने कर लिया था, उस वक्त मुझे एक उसमें स्लॉट कर दिया गया कि यार ये हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स, मैच्योर कैरेक्टर्स कर पाएगा जी। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएगा। क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में क्या होता है कि अगर कोई एक्टर एक किरदार निभा ले और वो मकबूल हो जाए, तो फिर उसको धड़ल्ले से बस वही किरदार मिलते हैं, एक्सपेरिमेंट कोई करता नहीं। तो मैं चाह रहा था कि अपना इमेज तोड़ूं, तो रोमांटिक इमेज का मौका मिला, मैंने वो किया। और साथ ही साथ ग्रेट मराठा था, वो भी मैंने किया। तो मैं हमेशा ये कोशिश करता रहा हूँ एज एन एक्टर कि हालांकि मुझे रोल्स तो ज़्यादातर हिस्टोरिकल ही मिलते थे और हैं, लेकिन मैं हमेशा ये कोशिश करता रहा कि कुछ उसमें तब्दीली लाऊं या कुछ अपना इमेज ब्रेक करूं। तो ये कोशिश चलती रही और अब तक बरकरार। उसमें एक सीन होता है कि जब भी आप चंद्रकांता से मिलते हैं तो कबूतर का बड़ा अहम रोल होता है कि वो आपने कबूतर को कैसे आप लोगों ने ट्रेन किया था? वो हमारी मेकर थी नीरजा गुलेरी जी, बहुत हार्ड टास्क मास्टर थी।
मतलब अगर उनको एक इस लाइन पे अगर कबूतर को यहाँ लेके खड़े हुए हैं और इस लाइन पे अगर कबूतर उस सामने से उड़ना है तो उसी लाइन पे उड़ना है, तो उसके लिए वो दिन दिन भर निकाल देती। उस ज़माने में सीरियल्स जो बनते थे वो फिल्मों से ज़्यादा मेहनत से बनते थे। आज की तरह नहीं कि भाई छाप दिया और एक कमरे में बंद और एक सेट बनाया। और उस ज़माने में बहुत मेहनत होती थी सीरियल्स पे और एक्चुअल लोकेशंस पे शूटिंग होती थी। चंद्रकांता के सेट्स बहुत खूबसूरत बने थे और बड़े बड़े सेट्स बने थे। तो इतनी, और वो मतलब इतनी, मतलब क्या कहते हैं, परफेक्शन से हर चीज़ हुआ करती थी। इसीलिए वो सीरियल्स अब तक याद हैं लोगों को। और मैं जहाँ भी जाता हूँ, दुनिया के किसी भी कोने में जाता हूँ, तो लोग मुझे हैदर अली या वीरेंद्र विक्रम इसी नाम से पहचाना जाता हूँ आज तक। आपके बाबा उस्ताद आमिर खान साहब जो कि पद्म विभूषण हैं, जी, आप उनके बेटे हैं और ये तो आपके लिए बहुत ज़्यादा शफ़क़त वाली बात है, बहुत खुश होने की बात है। लेकिन कहीं ना कहीं ज़िम्मेदारी भी कहीं महसूस होती है कि आपके फादर क्लासिकल म्यूज़िक और आप सीधे एक्टिंग में आ गए, तो ये कैसे हुआ? दरअसल एक बहुत ये कहानी है पेचीदा सी, क्योंकि जब बाबा का इंतकाल हुआ मैं उस वक्त बहुत छोटा था, 7-8 साल का था। तो अगर वो हयात होते तो मैं सिंगर ही होता, क्योंकि म्यूज़िक तो मेरी मतलब नस नस में बसा हुआ है। मैं म्यूज़िक से बहुत प्यार करता हूँ। और लेकिन जब उनका इंतकाल हुआ तो हमारी वालदा ने मुझे रोक दिया। उन्होंने कहा कि बेटे तुम कुछ जो करना है कर लेना, लेकिन गाना मत गाना। उसकी वजह उस वक्त समझ में नहीं आती थी, क्योंकि मैं चाहता था कि भाई एक सिंगर का बेटा हूँ तो सिंगर ही होना चाहिए। तो मैं, मेरी हर कोशिश को उन्होंने मुझे करने नहीं दिया। वो मुझे बड़ा अफसोस हुआ उस वक्त तो कि पता नहीं क्यों नहीं करने दे रही हैं। इत्तेफाक से एक्टर बन गया। जब होश संभाला, जब मेरी समझ में आया कि बाबा ने जिस तरह का काम किया है और जिस तरह की उनके ख्याल थे और उनकी जो इमेजिनेशन थी, उन्होंने ख्याल गायकी को एक नया आयाम दिया। जी। और अगर मैं गाता, अगर वो मुझे सिखाते, जैसे जाकिर भाई को अल्लाह रखा खान साहब ने सिखाया और राहुल शर्मा को शिवजी ने सिखाया, तो वो बन पाए। अगर वो हयात होते बाबा तो मैं भी शायद उनके रास्ते पे चलता। लेकिन चूंकि उनका इंतकाल हो गया था, मैं छोटा था, मैं दूसरों के पास जाता सीखने के लिए, और फिर वो बात नहीं बनती। और मैं अगर ठीक नहीं गाता तो लोग कहते कि आमिर खान साहब का बेटा क्या गा रहा है। तो ये बात मुझे बहुत देर से समझ में आई कि हमारी अम्मी ने जो किया वो आई थिंक बहुत फार साइटेडनेस थी, और उनकी ब्रिलियंस थी कि उन्होंने मुझे रोक दिया, ताकि ऐसा ना हो कि मैं गलत गाऊं तो बाबा का भी नाम ख़राब हो। तो ये वजह थी कि मैं म्यूज़िक से दूर हो गया। फिर मैं एक्टिंग लाइन में आ गया, मैंने अपना प्रोफेशन चेंज कर लिया। 7 बरस की उम्र में आप जब 7 बरस के थे तब उनका इंतकाल हुआ था, लेकिन उस वक्त भी आप सुबह 4 बजे उठ करके बाबा के साथ सुर में सुर मिलाया करते थे। हाँ, कभी कभार हमारी एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म दूरदर्शन में भी एक बनी थी, वो तो खैर उनके इंतकाल के बाद बनी थी। और एक फिल्म डिवीज़न ने बनाई थी 1971 या 69 में, 3 या 4 साल का था मैं भी हूँ उस डॉक्यूमेंट्री में। तो उसमें बताया भी गया है कि मैं उनके साथ तबला बजा रहा हूँ, उनके साथ गा रहा हूँ। तो अभी देखिए, घर में जब इस तरह का गायकी का माहौल हो और संगीत का माहौल हो, जो माहौल घर में बच्चे को मिलता है उसी में बच्चा रम जाता है। तो मैं भी उनके साथ कभी कभार। रिसर्च के दौरान मुझे पता चला कि आप गाते तो नहीं, प्रोफेशनल सिंगर नहीं, लेकिन फिर भी आप कभी कदार गुनगुना लेते हैं। शौक है, लेकिन कभी सीखा नहीं। तो ऐसे ही जुर्रत कर लेता हूँ कभी कभी दोस्तों में, महफिलों में। आप आज डीडी उर्दू के स्टूडियो में आए तो आप एक, आज तो मेरा गला वैसे ठीक नहीं है, तो फिर भी आप 2 लाइन गुनगुना दे। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह उदासी का सबब पूछेंगे,
ये भी पूछेंगे कि तुम इतनी परेशान क्यों हो, उंगलियां उठेंगी सूखे हुए बालों की तरफ, एक नजर देखेंगी गुजरे हुए सालों की तरफ, चूड़ियों पर भी कई तंज किए जाएंगे, कांपते हाथों पे भी फिक्रे कसे जाएंगे, लोग जालिम हैं हर एक बात का ताना देंगे, बातों बातों में मेरा जिक्र भी ले आएंगे, उनकी बातों का जरा सा भी असर मत लेना, वरना चेहरे के तासुर से समझ जाएंगे, चाहे कुछ भी हो सवालात ना करना उनसे, चाहे कुछ भी हो सवालात ना करना उनसे, मेरे बारे में कोई बात ना करना उनसे। वाह, बहुत मज़ा आया। शुक्रिया, रियाज नहीं है, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपने इतने सारे सीरियस रोल्स किए, फिर उसके बाद ज़्यादातर जो आपने फिल्में की तो आपको विलन्स के रोल्स मिले, लेकिन अब आप धीरे धीरे कॉमेडी की तरफ रुख कर रहे हैं। हाँ। तो कितना मुश्किल हो रहा है कि एकदम सीरियस रोल से कॉमेडी में आना? मुश्किल तो कुछ नहीं है, खैर मैंने जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि हमारी इंडस्ट्री में बहुत इमेज बाउंड कास्टिंग होती है कि एक किरदार किसी एक्टर ने कर लिया है तो फिर बार बार उसको उसी किरदार में किया जाता है, रिपीट किया जाता है। बहुत सारे कॉमेडियंस ऐसे हैं, बड़े बड़े कॉमेडियंस, आप उनसे पूछेंगे कि उनकी ज़िंदगी में कुछ खला रह गया तो वो भी बोलेंगे कि हाँ हमें ज़िंदगी भर कॉमेडी मिली, कभी सीरियस रोल नहीं मिले, हम करना चाहते थे। तो एक कलाकार की ज़िंदगी में सेटिस्फैक्शन मिलना बड़ा मुश्किल होता है वैसे भी, और अब जाके मुझे कॉमेडी का मतलब मौका मिला है करने का, बड़ा मज़ा आ रहा है। I enjoy doing comedy also. टीवी की दुनिया में जब आप आए उसके बाद फिर आपने फिल्में भी की, लोगों ने टीवी में तो आपको बतौर हीरो एक्सेप्ट किया लेकिन फिल्मों में नहीं किया, क्या वजह थी? फिल्मों में मेरी कुछ शुरू में फिल्में आई जिसमें मैं हीरो था जी। कैसे कैसे रिश्ते और नाचने वाले गाने वाले। ये नाचने वाले गाने वाले आपके करियर पर एक ये बहुत नेगेटिव हो गई, नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ उसका। वो दरअसल मुझे उस वक्त संजय खान साहब ने बहुत रोका था कि मैं ये फिल्म ना कर, लेकिन समझ कम थी और कर ली, जल्दबाजी हो गई। लेकिन उससे कोई गिला शिकवा नहीं है, ज़िंदगी से सारे एक्सपीरियंसेस हैं। उसके बाद मुझे नेगेटिव रोल्स में डाल दिया गया और मैं जब इंडस्ट्री में आया उस वक्त हीरो का जो ट्रेंड था वो चेंज हो रहा था। मैं अगर 70s में हीरो बनता तो शायद ज़्यादा पॉपुलर होता, कि उस ज़माने में लंबे चौड़े और भारी आवाज़ वाले हीरो हुआ करते थे। फिर 90s में जब मैं आया तो हीरोज़ थोड़े से चॉकलेट बॉयज़ और उस तरह के हीरो आने लगे, तो मुझे विलन में शिफ्ट कर दिया गया कि चलिए आप विलन बनिए। तो विलन ही करता रहा और टेलीविज़न में हीरोज़ के रोल करता रहा। हम तो एक्टर हैं, हमारा काम है एक्टिंग करना, जो भी रोल हो करेंगे। आपका ड्रीम रोल कौन सा है कि आपको करना है लाइफ में? हाँ, मेरा ड्रीम रोल एक्चुअली मैं बाबा पे एक फिल्म बनाना चाहता हूँ
जिसमें मैं बाबा का किरदार करना चाहता हूँ, है बड़ा मुश्किल। जी। लेकिन आपने कहा ड्रीम रोल, तो ये तो ख्वाब ही रह जाएगा मुझे लगता है, लेकिन करना मैं चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू प्ले माई ओन फादर। आपने थिएटर भी किए हैं? हाँ, थिएटर किया है और मैंने। खुसरो करता हूँ मैं, खुसरो, और एक था और बॉलीवुड इकबाल की किया है। कहानी। इकबाल भी किया था मैंने। और खुसरो म्यूज़िकल लिटरेरी प्लेस करता हूँ ज़्यादातर मैं। और उर्दू के लिए जो भी खिदमत होती है तो मैं हमेशा करने की कोशिश करता हूँ। स्टेज पर परफॉर्मेंस आपके लिए ज़्यादा मुश्किल है कि फिल्म या टीवी में एक्टिंग? स्टेज पे ये है कि शुरू शुरू में मुश्किल होता है, एक बार आपको आदत हो जाए तो आप सालों तक करते रहते हैं। जैसे कई एक्टर्स हैं, थिएटर एक्टर्स हैं, एनएसडी के बड़े बड़े एक्टर्स हैं, जो एक प्ले करते थे उस ज़माने में, आज तक वही प्ले कर रहे हैं। तो फिर रम जाता है वो, उसकी लाइंस याद हो जाती हैं, इम्प्रोवाइज होता है, ये होता है, काफ़ी चीज़ें हैं। लेकिन थिएटर में ऐसा होता है कि आपका रूबरू ऑडियंस के आमना सामना है, इमीडिएट रिएक्शन मिल जाता है। लेकिन अगर फिर थिएटर में पैसा नहीं है, और अगर आपको फिर फिल्मों में और टेलीविज़न में भी एक्टिंग, मेरे ख्याल से एक्टर के लिए एक समान चीज़ है, चाहे जहाँ करें। सरगोशियाँ आपके प्रोडक्शन तले बनी थी? नहीं, मेरी प्रोडक्शन नहीं थी, वो मेरे ब्रदर इन लॉ की प्रोडक्शन थी, इमरान खान की। मैं भी उसका हिस्सा था जी। तो हमने फिल्म बनाई थी सरगोशियाँ, जिसमें कश्मीर, वो ऐसी फिल्म है कि कश्मीर की स्लाइस ऑफ लाइफ फिल्म थी। उसमें एक गोली भी नहीं थी, ना कोई टेररिज्म का जिक्र था। और वो थी। फिर अभी एक और फिल्म हम लोगों ने बनाई है जिसका नाम है मैं भी। अच्छा। वो मीटू मूवमेंट आया था उस पर। लेकिन इस फिल्म में भी एक मैसेज है कि लड़कों के साथ जो अत्याचार होता है, बच्चों के साथ, बॉयज़, तो वो भी एक इशू है जो इत्तेफाक से, बदकिस्मती से हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है, और उसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ उठाता नहीं। उस पर ये फिल्म बनाई है। तो मीटू जो आजकल बॉलीवुड में बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो वो कितना आप लोगों की ज़िंदगी पर इफ़ेक्ट डाल रहा है? जैसे बहुत से सीनियर एक्टर्स, पर्सनली मैं आपकी बात नहीं कर रही हूँ, हाँ, बट फिर भी ऐसे बहुत से लोगों का नाम भी आया बीच में। जी हाँ, आया। मेरे ख्याल से सब डील कर रहे हैं, और मैं तो यही समझता हूँ कि भाई औरतों की इज्जत करनी चाहिए, और एक बहुत, क्या कहते हैं, औरत ज़ात जो है वंडरफुल क्रिएशन ऑफ गॉड, और उसके साथ इज्जत से पेश आना चाहिए। मैं तो यही, मेरा तो ये अपना ख्याल है। आप इतने सालों से टीवी इंडस्ट्री में हैं, और जब भी कोई नया चेहरा आता है तो उसके कुछ ना कुछ लिंकअप्स की, ब्रेकअप्स की खबरें आ जाती है, या फिर वो ऐसा कोई कंट्रोवर्शियल सा बयान दे देता है, स्टेटमेंट दे देता है, जिसकी वजह से वो सुर्खियों में रहता है। लेकिन इतने साल गुजर गए, आपकी जो इमेज अभी भी वैसी पॉजिटिव है, तो इस इमेज को, पॉजिटिव इमेज को आपने कैसे बरकरार रखा? मैं फिल्म इंडस्ट्री में रहकर भी मैंने एक बहुत ही प्राइवेट ज़िंदगी गुजारी है। मैं इतना ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री के, क्या बोलते हैं, जाहो जलाल में इतना ज़्यादा नहीं फंसा। मैंने अपनी एक पैरेलल ज़िंदगी गुजारी है, जिसमें मैं पार्टियों वगैरह में ज़्यादा जाता नहीं, और मेरे ज़्यादा फिल्म इंडस्ट्री में इतने मेरे दोस्त भी नहीं हैं, और मैं बहुत ज़्यादा लोगों को, आपको हैरानी होगी जानकर के, मैं बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री के लोगों से मिला भी नहीं हूँ। आज इतने साल हो गए, 30 साल हो गए मुझे काम करते हुए, लेकिन मैं बहुत से लोगों से मिला तक नहीं हूँ। और मैं बहुत ही प्राइवेट किस्म का इंसान हूँ। मेरी अपनी ज़िंदगी है, उसमें खुश रहता हूँ। फ़कीर हूँ, फ़कीरी में खुश रहता हूँ। आप जब दिलीप साहब से मिले थे, उन्होंने आपको कुछ टिप्स दी थी, मैं चाहती हूँ कि वो टिप्स आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करें। हाँ, जब मैं बम्बई आया, टीपू सुल्तान मकबूल हो गया था, तो मुझसे मेरे जो उस वक्त सेक्रेटरी थे हरी सिंह, उन्होंने कहा कि किससे आप मिलना चाहेंगे। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो मुझे आप, मतलब एक्टिंग के जो खुदा है, बादशाह हैं, उनसे मिलाइए। तो मैं उनके पास गया, बड़ी मोहब्बत से मिले, और बहुत ही प्यार मोहब्बत से मिले, और उन्होंने मुझे 3 बातें बताई। मैंने उनसे कहा कि मैं उनका हाथ पकड़ के बैठा रहा, और उनकी कशिश, उनकी पर्सनालिटी से इतना ऑस्ट्रक था। मैंने कहा कि सर, एक अच्छा कलाकार, एक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ा है।
उन्होंने मुझे अपने अंदाज में, खूबसूरत अंदाज जो उनका था, उसमें कहा कि भी 3 चीज़ें करो। सबसे पहले तो खुद जब सेट पे जाओ तो मिट्टी बन जाओ, अपने आप को डायरेक्टर के हाथ में दे दो, जैसा वो चाहे वैसा अपने आप तुमको सांच दे, ढाले। दूसरी चीज़ ये है कि अपनी कंपनी अच्छी रखो, गलत लोगों के साथ उठना बैठना ये मत रखो। ऐसे लोगों के साथ मिलो जो ज़िंदगी में, तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ इजाफा करें, कुछ तुम्हें सिखाएं और कुछ तुम उनसे सीखो। और तीसरी चीज़ उन्होंने कही कि खुदा के साथ स्पिरिचुअलिज्म, अध्यात्म, वो हमेशा बरकरार रहना चाहिए, और खुदा के साथ जो तुम्हारा रिश्ता है उसको हमेशा बरकरार रखो। ये 3 चीज़ें आप कर लोगे तो देखिए, सक्सेस मिलना न मिलना खुदा के हाथ में होता है, किसी इंसान के बस की बात नहीं है। लेकिन इंसान के बस में जो है कि वो अपनी ज़िंदगी को किस सांचे में ढाल लेता है, उसके हाथ में होता है। तो देखिए 28 साल हो गए, इंशाल्लाह और 28 साल हो जाएंगे। सक्सेस और फेलियर को आप कैसे हैंडल करते हैं? ये तो इंसान कितना दुनियादार है उस पर डिपेंड करता है। कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा दुनियादार होते हैं, उनके लिए सक्सेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। और कुछ लोग, हम जैसे लोग हैं जो अपने काम से ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि हम अपना जो काम कर रहे हैं वो काम हम अपनी पूरी लगन के साथ करें, और फल की चिंता मत कर। वो जो गीता में लिखा गया है और हर किताब में यही लिखा है कि कर्म कर, फल की चिंता मत कर। जब आपने आगाज़ किया था तो सिर्फ एक ही चैनल हुआ करता था जहाँ पे अभी हम बैठे हैं, जी, दूरदर्शन। जी हाँ। अब इतने सारे चैनल्स आ गए हैं और आप प्राइवेट चैनल्स के बहुत से प्रोग्राम्स करते हैं, तो आपको क्या डिफरेंस लगता है दूरदर्शन के सीरियल्स में और या जो अब के जो कंटेंट हैं? दूरदर्शन की जो रीच थी वो कमाल है, वो गांव-गांव में हर जगह पहुंचना, क्योंकि हम लोग जो पॉपुलैरिटी हमने, हमारे जैसे जो एक्टर्स हैं उस ज़माने के, जो हम लोगों ने जो वो किया है, टेस्ट की है, आजकल के लोग उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं। आजकल टीआरपी का गेम है जी। कि टीआरपी किसी की बढ़ गई, किसी की, और मैनिपुलेटेड होता है सारा कुछ। आजकल सारा मामला जो है वो ऊपरी है, समंदर की तह में कोई नहीं गया। उस ज़माने में तो हम लोग गहराई की बात करते थे। बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज खान साहब, आपने हमारे प्रोग्राम को जीनत बख्शी। थैंक यू सो मच, और बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। आदाब, थैंक यू। नाजरीन, हम बात कर रहे थे आवाज़ के जादूगर और मशहूर अदाकार शहबाज खान से। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का, और चलते चलते यही कहूँगी कि फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, फिर मिलोगे कभी इस बात का वादा कर लो, हमसे एक और मुलाकात का वादा कर लो। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई शख्सियत से। फिलहाल मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।